नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। हम भारतीय राजनीतिक चिंतक कर रहे हैं, इंडियन पॉलिटिकल थॉट कर रहे हैं और इसमें हम उन विचारकों की मेनली चर्चा कर रहे हैं इन दिनों, जो आदर्शवादी विचारक है और जो राष्ट्रवादी विचारक है, और राष्ट्रवाद में भी जो धार्मिक या सांस्कृतिक राष्ट्रवादी विचारक है, आध्यात्मिक राष्ट्रवादी विचारक है, हम उनकी चर्चा कर रहे हैं। तो इसी श्रृंखला में आज एक महान देशभक्त, एक बहुत ही अच्छे शिक्षक, महान व्यक्तित्व के धनी और एक बुद्धिमान व्यक्ति की चर्चा करेंगे, जिनका नाम है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। तो आज तिलक के करेंगे। अठारह सौ छप्पन से 1920 तक। पहले तो चर्चा करते हैं लोकमान्य की, कि लोकमान्य क्या होता है। लोकमान्य इनको दिया गया एक पदनाम है। लोग जिनको मानते हैं वो कौन हो गए? लोकमान्य। 1916 का जो होम रूल आंदोलन चला 1916 के बाद, जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं, उस होम रूल आंदोलन के बाद इनको ये पदवी दी गई लोकमान्य की। गांधी स्वयं कहते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में और भारतीय राष्ट्रीय जागृति लाने में जिस व्यक्ति का सबसे बड़ा योगदान है, जिसको लोग सबसे ज्यादा इज्जत और सम्मान देते हैं, वो कौन है? वो लोकमान्य। लोगों के द्वारा मान्य, इज्जत, सम्मानित और ऐसे गरिमामयी व्यक्ति के लिए कौन सा नाम आया है? लोकमान्य। देखिए, आप एक मजेदार एक चीज देखेंगे कि भारतीय जो स्वतंत्रता संग्राम के जितने भी ये महापुरुष हैं हमारे, इनमें से अधिकांश को आप ये देखेंगे कि ये ना लेखक है सारे, बहुत अच्छे और पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति है। आप गांधी को देखो, नेहरू को देखो, आप खुद किसको देखो, तिलक को, ये बड़े इंटेलेक्चुअल आदमी थे। तो ये ना भारत का सौभाग्य था कि भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम था वो बुद्धिमान व्यक्तियों के हाथों में था। संकट तब आया, देखिए राजनीतिक संकट तब आते हैं जब हमारा पढ़ाई लिखाई से नाता टूट जाता है। नेहरू की बाद की पीढ़ियां जब आई ना, उसके बाद की पीढ़ी, से इंदिरा हो चाहे इंदिरा की बाद की पीढ़ियां, वो वास्तव में कोई इंटेलेक्चुअल लोग नहीं थे, या जिन्होंने अध्यात्म का या फिर एथिक्स का या फिर वैश्विक राजनीति का उनको बहुत लंबा चौड़ा कोई वैज्ञानिक अनुभव था, ऐसा नहीं था। ऐसा अनुभव इतने बीच के टाइम में देखते हैं तो इनको था। एक तो ये अपने प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह, और या था इंद्र कुमार गुजराल को। ये दो इंटेलेक्चुअल आदमी थे। लेकिन जरूरी नहीं कि हर एक इंटेलेक्चुअल आदमी हर जगह कामयाबी हो। देखते देखते बहुत बड़े घोटाले किसके टाइम हो गए थे? मनमोहन सिंह के टाइम हो ही गए थे। पैरालिसिस हो गया था पूरे देश में, क्योंकि सत्ता के केंद्र कितने बन गए थे? दो बन गए थे। बस इंटेलेक्चुअल लोगों के साथ दिक्कत यही होती है कि आप एक ही काम कर सकते हो, या तो आप लोकप्रिय राजनीति करो। जब आप पॉपुलर पॉलिटिक्स करते हैं ना, तब किताबें पढ़ नहीं पाते, तब तो आपको जनता के बीच में रहना पड़ता है और संगठन तैयार करने पड़ते हैं, तो आपका फील्ड में काम रहता है। फिर आप थके रहते हो, शाम को सो जाते हो। और या आप इंटेलेक्चुअल काम करते हो तो फिर आप जनता को लामबंद नहीं कर सकते, क्योंकि तब आपको सिर्फ क्या करना पड़ता है? पढ़ना पड़ता है, और काम नहीं कर पाते। तो हालांकि दोनों में ना वो बड़ा मुश्किल होता है, दोनों में समन्वय बढ़ा के रखना। अब ये सौभाग्य कह लो या भारत का दुर्भाग्य कह लो
कि जब स्वतंत्रता संग्राम चला तो ये अधिकांश लोग, इनको टाइम टू टाइम कहाँ जाना पड़ता था, जेल जाना पड़ता था। अब जेल जाने के बाद करें क्या, तो इन लोगों ने उस दौरान क्या लिखी, बहुत सारी किताबें लिखी। पटेल की क्या, नेहरू की जो किताबें हैं और तिलक की किताबें, वो किताबें हैं जो उन्होंने तब लिखी जब ये कहां थे, जेल में थे। तो हम ऐसे ही एक महान व्यक्ति की चर्चा करेंगे, बाल गंगाधर तिलक की। महाराष्ट्र में नासिक के आसपास कहीं पैदा हुए होंगे। मैंने इनका देखो जन्म स्थान तो नहीं देखा, चलिए छोड़ देते, जन्म स्थान को छोड़ देते। मैंने तो देख नहीं पाया कि पर्टिकुलर महाराष्ट्र में पैदा कहां हुए थे। हाँ ये था कि ये थे ना, ये पेशवाओं के परिवार से थे। पेशवाओं को तब पढ़ते हैं जब अपन शिवाजी और उनके बाद का साम्राज्य पढ़ते हैं, तो अपन पेशवाओं की भी चर्चा करते हैं। तो उस परिवार से थे ये, यानी महाराष्ट्र के एक वो जो एक सामंती परिवार होते थे उनसे संबंधित थे ये, उच्च वर्गीय परिवार से संबंधित थे तिलक। हाँ तिलक ने ये निश्चय किया कि बाकी डिग्री की बजाय मैं जो करूंगा ना, वो मैं क्या करूंगा, लॉ करूंगा, एलएलबी करूंगा, ताकि मुझे ना अंग्रेज, मैं हर वो काम करूंगा जिससे मुझे किसके साथ झगड़ा करना पड़े, अंग्रेजों के साथ जूझना पड़े। तो बाकी कुछ करने की बजाय उन्होंने फिर क्या की, एलएलबी की, लॉ किया, ताकि अंग्रेजों के साथ उनका किसी न किसी रूप में सामना जरूर हो। अब ये करने के बाद उन्होंने धंधा तो नहीं किया, उन्होंने ना फिर अपने आप को एजुकेशन के सेक्टर में उतार दिया और इन्होंने पूना में बहुत सारी संस्थाओं की स्थापना की जिनका संबंध एजुकेशन सेक्टर से था। ऐसा ही एक उन्होंने संस्थान खोला, न्यू इंग्लिश स्कूल के नाम से श्रृंखलाएं खोली। पूना में फर्ग्यूसन कॉलेज खोलने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। ये वही फर्ग्यूसन कॉलेज है जहां से निकाल दिया गया था विदेशी वस्त्रों की होली जलाने की वजह से वीर सावरकर को, फर्ग्यूसन कॉलेज। और यही डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी बनाई गई। तो ये वो संस्थान है जिनको तिलक के नेतृत्व में खोला गया। ज्यादा कुछ नहीं तो आप एक कॉलेज आप जरूर याद रखें, कौन सा, फर्ग्यूसन कॉलेज। अब फर्ग्यूसन कॉलेज के बाद यही इनका काम नहीं हुआ। बाद में जब इन्होंने राष्ट्रवादी आंदोलन में कूद पड़े, उसके बाद उन्होंने गुरु समर्थ के नाम से समर्थ विद्यालय खोले, एक श्रृंखला खोल दी पूरे महाराष्ट्र में बच्चों को पढ़ाने के लिए। गांव गांव में स्कूल खोले गए समर्थ विद्यालय के नाम से। ये खोले गए थे राष्ट्रीय शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए, राष्ट्रीय शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए समर्थ विद्यालय खोले गए। ये तो था उनका एजुकेशन सेक्टर में इनका योगदान। तो ज्यादा से ज्यादा आपसे इस कॉलेज के बारे में पूछा जा सकता है। उसके बाद उन्होंने सक्रिय राजनीति में अपने आप को झोंक दिया और 1889 में ये कांग्रेस से जुड़ गए। और कांग्रेस का जो शुरुआती धड़ा था, जिसको हम कौन से कांग्रेसी बोलते हैं, नरम या उदारवादी कांग्रेसी बोलते हैं, उससे जुड़े रहे। लेकिन 1895 के बाद उन्होंने खुद को इस उदारवादी धड़े से क्या कर लिया, अलग कर लिया। उन्होंने कहा कि ये जो उदारवादी धड़ा है ना, ये जिस नीति से काम करता है, ये अनुनय विनय की नीति है, तलवे चाटने की नीति है। और अंग्रेजों की जो नौकरशाही है, क्रूर नौकरशाही है, उसके ऊपर तलवे चाटने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये नीति तो इन उदारवादियों को छोड़नी ही पड़ेगी। तो चूंकि नहीं, ये बार बार चर्चा अपने ना बहस खड़ी होगी कि ये कौन है, नरमपंथी, गर्मपंथी, उदारवादी या अनुदारवादी, इनको आप कुछ भी कहे, इनकी पहले चर्चा कर लेते हैं ये संकट क्या था। क्योंकि ये संकट आगे बढ़ के और बहुत भारी हो गया था। कब, 1907 में। 1907 में कांग्रेस के दो टुकड़े हो गए, जिसे हम कौन सा विभाजन बोलते हैं, सूरत विभाजन बोलते हैं। टुकड़े तो होने चाहिए थे 1906 में, लेकिन उस अधिवेशन में क्या किया, नौरोजी को बुला लिया
और नौरोजी ने यह कहा कि अब देखो मैं बुजुर्ग हो गया हूं, तो मेरे सामने जूतम पेजार मत करो। अब आज नहीं है जूते, आज नहीं चलते, पर सोचते ना आज अपन जूते फेंक देते हैं, कितने झगड़े करते हैं जो कार्यकर्ता होते हैं। पहले ऐसे झगड़े होते थे, ऐसे झगड़े हुए थे 1907 के सूरत अधिवेशन में, जब रास बिहारी बोस क्या कर रहा था, इसका नेतृत्व कर रहा था। तो ये जूते लेके पहुंच गए, इनके जो समर्थक थे ये तो बहुत आक्रामक थे, लाल बाल और पाल, ये चाल रहे थे कि इसको जो है आपको लाला लाजपत राय, इसको क्या बनाया जाए, अध्यक्ष बनाया जाए। तो ये था सूरत विभाजन। अब इस सूरत विभाजन के बाद कांग्रेसी दो भागों में बंट गए। अब इनकी चर्चा कर लेते हैं कि ये कांग्रेसी कौन है जो दो भागों में बंट गए हैं 1900 का विभाजन। एक हम इनको बोलते हैं नरम दल और एक को बोलते हैं गरम दल। इनका एक सही बंटवारा करें ना अपन, तो एक है उदारवादी और एक है उग्रवादी। मत बोलो, ये दरअसल क्या है, ये अनुदारवादी है। ये इनका सही नाम है, लेकिन ये नाम इनको दिया नहीं गया है। अनुदारवादी इसलिए है कि ये ना राइटिस्ट है, ये सारे के सारे लाल बाल और पाल राइटिस्ट, समझ गए। इनका झुकाव किसकी ओर है, धर्म की ओर ज्यादा है, पुनरुत्थान की ओर ज्यादा है, और इनका धार्मिक राष्ट्रवाद, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की ओर ज्यादा है। तो ये हिंदुत्ववाद की ओर झुके हुए कौन सा दल, गरम दल। ये अनुदारवादी है, ये उदारवादी है। या इन अनुदारवादियों को कई बार हम क्या बोल देते हैं, उग्र दल बोलते हैं, उग्रवादी उग्र दल बोलते हैं, रेडिकल है ये थोड़े। अब ये इनका था, ये इनका 3P का फार्मूला था। ये जो अनुदारवादी थे ये कहते थे कि ये जो उदारवादी है ना, नरम दल वाले, ये 3P की नीति अपनाते जो कभी भी कामयाब नहीं होगी। कि एक तो ये प्रेयर करते हैं, अंग्रेजों के प्रार्थना करते हैं। दूसरी इनकी है पिटीशन, ये क्या लगाते हैं, प्रार्थना पत्र। तीसरा ये काम करते हैं कि ये पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं। अब लो, ये 3P की नीति है इनकी कि ये प्रार्थना करेंगे, प्रार्थनाएं करेंगे, प्रार्थना पत्र देंगे, पिटीशन लगाएंगे, याचिकाएं देंगे, और या क्या करेंगे, प्रोटेस्ट भी करेंगे। तो कैसा करेंगे, शांतिपूर्ण करेंगे। तो ये कहते हैं ये 3P की नीति है। इनको ये 3P की नीति पसंद नहीं थी। ये क्या करते थे, ये करते थे असहयोग, ये करते थे बहिष्कार, ये करते थे अवज्ञा। ये तो इस नीति के ऊपर चलते थे। और ये नारा लगाते थे स्वदेशी का, ये चाहते थे स्वराज, और ये कहते थे कि अंग्रेजों का राज ठीक है, भारत के लिए फायदेमंद है। तो ये तो थे अंग्रेजों के प्रशंसक जो अंग्रेजों को बनाए रखना चाहते थे, और ये अंग्रेजों की बजाय क्या चाहते थे, ये स्वराज चाहते थे। तो ये बहिष्कार का, निष्क्रिय प्रतिरोध, अवज्ञा, स्वदेशी और ऐसे के तरीके अपनाते थे। अब इनके जो नेतृत्व करता थे वो शुरुआत में धड़ा यही था, और ये शुरुआत में अपनी जगह सही भी थे, रास बिहारी बोस। रास बिहारी घोष तो अलग है और बोस अलग है। रास बिहारी घोष कौन है बताओ, आजाद हिंद फौज वाला जो सुभाष चंद्र बोस वाला था वो थे, ये अलग है। जगदीश चंद्र बोस तो वो था आपका साइंटिस्ट था, वैज्ञानिक था वो तो, जगदीश चंद्र बोस तो, जिसने ना वो किया था कि पौधों में भी क्या होती है, संवेदनाएं होती है, वो तो बोटनी का था जगदीश चंद्र जैसी बोस। तो रास बिहारी बोस आपका फिरोज शाह मेहता, दिन शाह वाचा, दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले। ये जो व्यक्ति थे ना, ये दादा भाई नौरोजी और रास बिहारी, फिरोज शाह मेहता और गोखले, ये सारे इस धड़े के थे। इस धड़े में लाल बाल पाल, ये तो आपने रट्टी रखा है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, और इनके साथ था अरविंदो घोष। ये सारे इस गर्म दल के थे।
तो इस प्रकार से कांग्रेस ना दो धड़ों में बंटे हुए थे और 1907 में ये अलग हो गए। और उसके बाद तिलक ने क्या छोड़ दी? कांग्रेस। इन्होंने छोड़ दी कांग्रेस। अब तिलक 1907 के बाद जो कांग्रेस से अलग हुए, उसके बाद 1916 में वापस आए, क्योंकि बीच में फिर एक बार ये 6 साल के लिए कहां चले गए थे? जेल चले गए थे। 1908 से लेके और 14 तक साल भर इधर उधर रिश्तेदारों से मिलके फिर वापस किससे जुड़ गए? कांग्रेस से जुड़ गए। 1916 में कांग्रेस से जुड़े। वो अधिवेशन जब ये सारे नरम दल और गरम दल एक हुआ था, उसको हम कौन सा अधिवेशन था? वो लखनऊ अधिवेशन था। ये लखनऊ अधिवेशन में नरम दल गरम दल एक हो गया और सूरत में क्या हुआ था? इनका विभाजन हुआ था। एक तो ये काम हुआ इसमें। एक इसमें लखनऊ अधिवेशन में एक लखनऊ पैक्ट हुआ, और लखनऊ पैक्ट में जो मुख्य भूमिका निभाई थी वो किसने निभाई थी? तिलक ने। तिलक ने एक कर दिया कांग्रेस को और मुस्लिम लीग को। ये था। उसके बाद भी तिलक इससे जुड़े रहे। किससे? कांग्रेस से। 1919 में एक बार बात चली कि तिलक को अध्यक्ष बनाते हैं, लेकिन वो काम सिरे नहीं चढ़ा। 1920 में इन्होंने क्या किया? अपनी पार्टी नहीं बना ली, क्योंकि 1919 में जो मॉन्टेस्क्यू चोम्स्फेल्ड के सुधार आए थे ना, उन सुधारों में यह निर्णय किया कि अब विधान परिषदों के इनके क्या होंगे? अब चुनाव होंगे। अब चुनाव होंगे तो उसमें दलीय आधार पर चुनाव होंगे, तो इन्होंने अपना राजनीतिक दल ही अलग बना लिया और इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। ये दल कौन सा था, इसकी अपन चर्चा कर लेते हैं। तो हमने पहले उदारवादी कर लिए, और कौन से कर लिए? अनुदारवादी या गरम दल वाले। 1920 में इन्होंने एक दल बनाया, लोकतांत्रिक स्वराज पार्टी। और इन्होंने इसका जो मैनिफेस्टो तैयार किया लोकतांत्रिक समाज पार्टी का, उसको तिलकनामा कहा जाता है। तो इस पार्टी का मैनिफेस्टो है, इस पार्टी का जो घोषणा पत्र है, इसको तिलकनामा कहा जाता है। अब इस पार्टी को बनाए थोड़ा सा ही टाइम हुआ था कि इतने में तिलक की क्या हो गई? डेथ हो गई। ये था। तो ये था तिलक का कांग्रेस के साथ संबंध या इनकी पार्टीगत राजनीति। ज्यादा कुछ याद नहीं रखना। ये कौन से धड़े के थे? ये उग्र धड़े के थे, गरम दल के थे। थोड़ा सा ये याद रखना कि सूरत विभाजन में अलग हो गए, उसके बाद वापस कब आए? 1916 में लखनऊ अधिवेशन में। और उन्होंने क्या करवाया? लखनऊ पैक्ट, लखनऊ समझौता कराया कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य, ताकि हम संयुक्त रूप से मिलके और राष्ट्रीय आंदोलन है जो स्वतंत्रता का, उसको चला सके। फिर 20 में खुद की पार्टी बना ली, लोकतांत्रिक स्वराज पार्टी। अब हम इनके और योगदान देखते हैं। लोकमान्य तिलक उग्र राष्ट्रवादी थे। इस उग्र राष्ट्रवाद का परिणाम निकला कि उनको 2 बार जेल जाना पड़ा। अब वो देखते हैं कि ये जेल कब कब गए थे। एक बार तो 1897 तब गए थे, को 2-3 साल के लिए। पूना में प्लेग फैला हुआ था और कमिश्नर था वहां का एक। उस कमिश्नर ने क्या किया? प्लेग को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाए, उल्टा उसने दुर्व्यवहार किया जनता से। तो चापेकर बंधुओं ने क्या किया? उस प्लेग वाले कमिश्नर की, जिसको ड्यूटी लगाई गई थी प्लेग को ठीक करने में, उसकी हत्या कर दी। हत्या कर दी तो उसके लपेटे में, चापेकर बंधुओं के लपेटे में उनकी प्रशंसा कर दी किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। अब तिलक ये कहा करते थे कि देखिए, आप चाहे भीख मांगो और चाहे खुला विद्रोह करो, राष्ट्र सर्वोपरि है, उसकी स्वतंत्रता के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। तो चापेकरों की इस प्रशंसा कर दी तो लपेटे में आ गए ये, और इनको कहां भेज दिया गया? जेल। जब ये जेल में थे तब इन्होंने एक किताब लिखी थी। तो ये पहली बार ये जेल थी महाराष्ट्र की यरवदा जेल। तब इन्होंने आर्कटिक होम ऑफ वेदास,
हम जब भी बहस करते हैं शुरुआती भारतीय इतिहास की, तो उसमें हम ये देखते हैं कि आर्य कहाँ के थे। तो उस बहस में हमें ये मिलता है कि कोई कह रहा है आर्य भारतीय ही थे, कोई कह रहा है ये काकेशस से आए थे, ऊपर से मध्य एशिया से, कुछ कह रहे हैं ये कहीं से आए थे। इन्होंने ये साबित किया कि जो आर्य आए थे वो कहां से आए थे, आर्कटिक से आए थे, यानी उत्तरी ध्रुव से आए थे। ये उन्होंने साबित किया। ठीक है। उसके बाद दूसरा मौका आया 1908, मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था एक, और खुदीराम बोस को उसमें फांसी मिली थी कलकत्ता के पास। तो इनके दो न्यूज़पेपर आया करते थे, मुजफ्फरपुर बम कांड। एक आया करता था केसरी और एक आया करता था मराठा। मराठा तो इंग्लिश में आया करता था और केसरी मराठी में आया करता था। इसमें उन्होंने इस बम कांड के और इनको खुदीराम और बोस और इनको जो बंगाल का जो क्रांतिकारी राष्ट्रीय आंदोलन था उसकी प्रशंसा कर दी। और मौका मिला तो मौका मिलते ही और फिर कहां भेज दिया गया इनको, जेल। इस बार इनको बर्मा में भेजा गया। कौन से जेल में? मांडले जेल में। और तब उन्होंने इस मांडले जेल में रहते हुए एक पुस्तक लिखी थी, कर्मयोग या गीता रहस्य। तब ये पुस्तक लिखी थी। इसमें ये 6 साल रहे थे, 1908 से लेके 1914 तक। फिर बाहर आए और फिर कांग्रेस से वापस जुड़ गए। लखनऊ अधिवेशन ये हमने डेथ तक कर ही लिया है। तो साथ साथ हमने चर्चाएं कर ली कि एक तो एक केसरी और एक मराठा। भारत में राष्ट्रवाद का प्रचार करने के लिए ये केसरी और मराठा चलाया करते थे। और एक इन्होंने दो बहुत बड़े उत्सव मनाने शुरू किए थे। वो एक तो ये मनाया करते थे गणपति उत्सव। ये था जनता में एकता, उत्साह और राष्ट्रवाद के भाव प्रचार करने के लिए दो उत्सव मनाया करते थे। एक था गणपति उत्सव और एक था शिवाजी। ये जो गणपति उत्सव था ये तो प्रभावित है एथेंस में जो ओलंपिक हुआ करते थे उनसे प्रभावित है। और शिवाजी उत्सव इसलिए मनाया करते थे ताकि वीर पूजा को बढ़ावा दिया जा सके। और जो हमारे पुराने वीर हैं या हमारे जो महापुरुष हैं उनके जीवन चरित्र से, उनके संघर्ष से है वो आम जनता को परिचित करा कर उनके अंदर राष्ट्रवाद का भाव बढ़ा जा सके। तो ये दो उत्सव मनाया करते थे, गणपति और शिवाजी उत्सव। तो ये तो जो प्रेरित हैं वो है ओलंपिक से, जो एथेंस के अंदर ओलंपिक खेल हुआ करते थे उनसे। और ये वीर पूजा के लिए था, हीरो वर्शिप के लिए, ताकि जो शिवाजी का जो महाराष्ट्र में स्वराज का और हिंदू पद पादशाही के जो विचार थे, हिंदू पुनरुत्थान के, हिंदू साम्राज्य के, उसको बढ़ावा दिया जा सके, इसलिए उन्होंने शिवाजी उत्सव मनाना शुरू किया था। ये शायद ये उत्सव आज भी दोनों मनाए जाते हैं महाराष्ट्र में, ये उसी टाइम के शुरू है। तो गणपति उत्सव तो बहुत जोर शोर से मनाया जाता है ना। आप जितनी फिल्में देखते हो ना आप बॉम्बे की, ये भाई लोग गोलियां वोलियां चलाते हैं उस उत्सव में आके ना, वो गणेश जी को दिखाते हैं, उसमें ढोल बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, वो गणपति उत्सव है, गणेश उत्सव है, गणपति उत्सव। तो ये दो उन्होंने धर्म से ओतप्रोत दो उत्सव मनाने की शुरुआत की। ये था इनका जीवन। आगे हम और चर्चाएं करेंगे कि इनका विचार थे वो किस प्रकार के थे, चाहे वो वैलेंटाइन शिरोल की बातें हो, सबकी बातें नेक्स्ट में कर लेंगे। ये तो इनके जीवन से जुड़ी जुड़ी बड़ी बड़ी घटनाएं थी कि 2 बार जेल गए, कांग्रेस से ये वाले संबंध रहे, ये न्यूज़पेपर्स थे, और ये इन्होंने क्या मनाना शुरू किया था, उत्सव मनाना शुरू किया था। और इनके एजुकेशन के संदर्भ में जो इनका योगदान था वो अपन ने देख ही लिया है। अब हम इनकी बुक्स करेंगे। बुक्स आप है ना मेनली 2 ही करना, एक तो ओरियंस याद रह जाए तो ठीक है, आप एक तो है आर्कटिक होम ऑफ वेदास, आर्कटिक
ओम ऑफ वेदास। देख भाई, एक हिस्ट्री वाला बैठा है, गलती करें तो बता देना, तो है ना। हम तो पॉलिटिकल साइंस में बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हम इन चीजों के ऊपर। और दूसरा है, वो है गीता रहस्य। गीता रहस्य दरअसल काय के ऊपर लिखा गया है? कर्मयोग है। इसका एक और जो नाम है वो कर्मयोग है। गीता रहस्य कर्मयोग। और ये जेल से बाहर आने के बाद छपी थी 1915, 14 वहां लिखी, फिर बाहर आके इनको छपाया। और ये मूलतः किस भाषा में है? मराठी भाषा में। अब इस गीता रहस्य के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। इसमें इसके ऊपर जो मूल प्रभाव है गीता रहस्य, वो है टी.एस. ग्रीन का। ग्रीन की एक पुस्तक है, प्रस्तावना है, एथिक्स की प्रस्तावना या नीति शास्त्र की प्रस्तावना। इससे प्रेरित है ये वाली जो पुस्तक है गीता रहस्य। आज तक आपको अधिकांश टीका है गीता के ऊपर लिखी गई। टीकाएं वो होती है जो किसी धर्म ग्रंथ की व्याख्या करने के लिए लिखी जाती है। और गीता के ऊपर बहुत सारी टीकाएं लिखी गई है। हम कहते हैं भाष्य लिखे गए। भाष्य भी उस चीज की व्याख्या करने के लिए लिखे गए। टीका लिखी है, टीका टिप्पणी करना भी हमने इसको किस रूप में समझा है। अब इस टीकाओं की चर्चा करते हैं और अन्य धर्म ग्रंथों की चर्चा करते हैं कि भाष्य और टीकाएं हैं, ये क्या साबित करते हैं। भाष्य और टीका ये साबित करते हैं कि भारतीय धर्म ना बहुत ही लिबरल है। तभी ना आज तक सबसे पुराना धर्म है जो आज भी जिंदा है। फैला नहीं, अलग मुद्दा है। ये तो ब्राह्मणों की कुटिलता की वजह से नहीं फैला, जो दक्षिणपंथी लोग थे उनकी वजह से नहीं फैला, वरना इससे अच्छा धर्म संसार में कहीं भी नहीं। इतना लिबरल धर्म। आप गीता कुरान के ऊपर टीकाएं और भाष्य नहीं लिख सकते। टीकाएं और भाष्य वो है कि आपने उस धर्म ग्रंथ को खुद पढ़ा और पढ़ के आपने उसका अर्थ क्या समझा, उसके ऊपर आप लिखते हैं। वो या तो भाष्य होते हैं और क्या होती है वो टीकाएं होती है। वेदों के ऊपर भाष्य लिखे गए हैं और गीता के ऊपर बहुत सारी क्या लिखी गई है? टीकाएं लिखी गई है कि आपने उसको कैसे समझा। आप कुरान को वैसा ही समझेंगे जैसी कुरान है। आप उसके और कोई अर्थ नहीं लगा सकते। आप धर्मग्रंथ, भारतीय धर्म ग्रंथों के अपने मनमाफिक अर्थ लगा सकते। मनमाफिक का तात्पर्य कि आपकी इनकी मन इच्छित व्याख्याएं कर सकते हैं। मुझे ऐसे समझ में आया। ये अंग्रेज लड़े थे इसके लिए, एक पूरा आंदोलन चला था कि हम भी बाइबल के ऊपर क्या लिखेंगे? टीकाएं और भाष्य हम लिखेंगे। हम समझेंगे कि इसके अंदर वास्तव में लिखा हुआ क्या है। पोप की और चर्च की व्याख्याओं को स्वीकार नहीं करेंगे। वो था धर्म सुधार आंदोलन, जिसकी शुरुआत की थी मार्टिन लूथर किंग ने। भारत में मार्टिन लूथर किंग की जरूरत ही नहीं थी। शुरू से ही क्या लिखे जा रहे हैं? भाष्य और टीकाएं लिखी जा रही है। पर यह था कि इतना खुला धर्म है कि आप इनकी धर्म ग्रंथों की, कोई भी विद्वान इनकी व्याख्या कर सकता है अपने हिसाब से। आप चाहे तो आप भी व्याख्या कर सकते हैं इनकी। ऐसे आप ना इन कुरान की इनकी व्याख्या नहीं कर सकते आप। अब अपन चर्चा करते हैं किसकी? गीता रहस्य। मैंने कहा ये काय के ऊपर लिखा गया है? ये कर्मयोग के ऊपर लिखा गया। आज तक आपको जो गीता के ऊपर जो टीकाएं मिलेगी ना, वो टीकाएं आपको मिलेगी भक्ति के ऊपर लिखी गई। अधिकांश जो टीकाएं हैं ये भक्ति के ऊपर लिखी गई है कि आपको है ना जो मोक्ष प्राप्ति है उसका मुख्य मार्ग क्या है? भक्ति है। जबकि गीता का जो पूरा संदेश है वो है किस मुद्दे को लेके? गीता का तो पूरा संदेश ही कर्म को लेके है। जब अर्जुन हाथ खड़े कर देता है कि मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, तब फिर कृष्ण उसको ना कर्म का महत्व बताने लगते हैं कि कर्म कितने जरूरी है। तो वो ना हथियार वापिस उठाता है और फिर वो युद्ध करता है। तो गीता में कहीं भी भक्ति के ऊपर चर्चा नहीं है। तो देखिए 3 योग होते हैं अपन ये कहते हैं। एक होता है ज्ञान योग, एक होता है भक्ति योग और एक होता है कर्म योग। देखिए ये तो समझ में आता है, लेकिन अकेला जो ज्ञान योग है ना, ये बौद्धिक अहंकार पैदा करता है। दूसरा कौन सा योग है? भक्ति योग।
ये ना समाज में भाग्यवाद पैदा करता है और कामचोरी पैदा करता है, ये वाला कि आपको सिर्फ क्या करनी है, ईश्वर की भक्ति करनी है, आपको मोक्ष मिल जाएगा, आपका यह लोक परलोक सब कुछ सुधर जाएगा। तो ये तो ज्ञान का अहंकार पैदा करते हैं और इस मार्ग से ये समाज में कर्महीनता पैदा करते हैं और भाग्यवाद पैदा करते हैं। तो एक ही मार्ग सही है इस संसार में चलने का, वो कौन सा मार्ग है? कर्म मार्ग है। इसके ऊपर कोई नहीं लिखता, क्योंकि सबसे कठिन मार्ग कौन सा है? ये वाला है। इसीलिए मैं कहता हूं, अपने कई बार चर्चा करते हैं कि भारत में अरबों करोड़ों संत हो चुके हैं, हम किसी का नाम क्यों नहीं जानते हैं? हम 2-4 लोगों के नाम क्यों जानते हैं? क्योंकि उन्होंने समाज सुधार के लिए क्या किए थे? बढ़ चढ़कर कर्म किए थे। चाहे वो विवेकानंद था और चाहे वो दयानंद था, ये वो लोग हैं जिन्होंने कर्म किए, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में क्यों, चाहे समाज सुधार के क्षेत्र में क्यों। ये वो लोग जो दिन रात काम में संलग्न रहते थे। ये मैंने ना 2 प्रकार के संत देखे। मुझे नहीं पता था संत वास्तव में कैसे होते हैं, तो मैंने कहा था संत वो होता है जो सुबह जल्दी उठता है और जल्दी उठ के पहले नहाता धोता है, फिर थोड़ा बहुत योग प्राणायाम करता है और उसके बाद पूजा पाठ शुरू कर देता है अपनी, और फिर लंबे समय तक कोई माला जपता रहता है। मैं ये समझता था ये होता साधु का तात्पर्य ये होता है। फिर मुझे पता चला कि ये वो कौन से साधु हैं, ये कौन से मार्ग वाले हैं, ये भक्ति मार्ग वाले हैं। वास्तविक साधु ये नहीं होते, तो साधु होते हैं ये तो वो है शरीर को आराम कैसे मिले उसमें उलझे रहते हैं। ठीक है, मैंने देखा, फिर मैंने उसको केशवानंद को पढ़ा ना, तब मुझे पता लगा कि साधु कैसे होते हैं। केशवानंद तो सुबह 4 बजे उठ के और जल्दी से नहा धो के और उसके बाद पूजा पाठ कुछ नहीं करता था वो। हम भी जब स्वाध्याय तो किया करता था, वो फॉरेन पॉलिसी की किताबें पढ़ा करता था, इंडियन पॉलिटी पढ़ा करता था, ठीक है, वो ना अर्थशास्त्र पढ़ा करता था, वो नई नई लैंग्वेज पढ़ा करता था, वो भारतीय धर्म ग्रंथ भी पढ़ा करता था। स्वाध्याय तो अलग मुद्दा होता है, लेकिन सुबह सुबह आप क्या करने बैठ गए? डेली एक ही काम कर रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? हनुमान चालीसा पढ़, डेली एक ही काम कर रहे हैं, तो उसमें सीख क्या रहे हो आप? ये देखो ना आप, ठीक है। या सुबह सुबह आप ना सुंदरकांड कर रहे हैं, तो आप सीख क्या रहे हैं? उसमें से कुछ नहीं सीख रहे हैं आप। तो वो केशवानंद ना अलग अलग मुद्दों के ऊपर किताबें पढ़ा करता था जब भी उसको मौका मिलता था। बाकी वो कर्म किया करता था। सुबह 4, 4:30, 5 बजे उठ के, मैं केशवानंद की बातें बताता हूँ आपको, जो यहाँ के संत थे बहुत बड़े, एक हनुमानगढ़ जिले के, बहुत बड़ी उन्होंने संस्थाएं खड़ी की थी उस जिले के अंदर। तो वो तो सुबह से ना वो स्कूल में चला जाता था, वहां बच्चे क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, शिक्षक क्या पढ़ा रहे हैं, चंदा कहां से आएगा, जमीन कैसे होगी, बिल्डिंग कैसे होगी, मान्यता कैसे मिलेगी, तो उस काम में लगा रहता था। तो वो था। तो ये कौन सा योग होता है? ये होता है कर्म योग। तो ये ना वास्तव में सही गीता में है क्या? गीता है काय के ऊपर? कर्म पे मार्ग। और जब मैंने केशवानंद की जीवनी पढ़ी तब मुझे फिर ये पढ़ने का मौका मिला। कौन सा? पर ये ना मैंने इसको 20-25 एक पेज पढ़े थे, फिर मुझे ये लगा कि आप इसके 2-3 पेज पढ़ो, फिर रुक जाओ, फिर सोचो और फिर उस पर क्या करो, टिप्पणियां करो, या आपने क्या सोचा इस बारे में। तो ऐसे तो इसको मजा पढ़ने का। फिर मैं सोचा कभी जीवन में बिल्कुल फ्री होंगे ना, तब इसका आनंद लेंगे। किसका? गीता रहस्य का। तो ये है गीता। तो गीता दरअसल कांट, ये जो गीता रहस्य है इसमें किसका प्रभाव भी है? कांट का भी प्रभाव। क्योंकि कांट जब ये कहता है कि आपको कर्तव्य के लिए कर्तव्य करना है, तो इसमें इसका तत्व शास्त्र है, नीति शास्त्र है, सब कुछ है इसके अंदर, गीता रहस्य के अंदर। तो ये इनकी मुख्य पुस्तक है जो काय के ऊपर लिखी गई है? कर्मयोग के ऊपर लिखी गई है। आर्कटिक होम ऑफ वेदास है, ओरियंस है, ये है। और 2 न्यूज़पेपर वो देख लिए इनके जो पत्र थे, एक केसरी और एक मराठा। अब हम पहले जो करेंगे वो करेंगे तिलक के सामाजिक विचार करेंगे, फिर तिलक के राजनीतिक विचार करेंगे। देखिए, तिलक एक वो व्यक्ति है जो समाज सुधारक है, से इनका संबंध जोड़ नहीं सकते। वैलेंटाइन शिरोल एक अंग्रेज था और उसने एक पुस्तक लिखी थी, द इंडियन अनरेस्ट। अनरेस्ट होता है जो रेस्ट नहीं करने देता, असंतोष, ठीक है। वैलेंटाइन शिरोल ये ब्रिटिश था। तो आज ऐसे नाम आ जाए तो आप इनके बारे में पढ़ लिया करो, ये कौन था, फिर भूलोगे नहीं कभी भी। तो आज जब आप घर जाओ ना, तो चलते चलते आप विकिपीडिया पे किसको ढूंढ लेना?
वैलेंटाइन शिरोल को, द इंडियन अनरेस्ट। इंडियन अनरेस्ट। अब इस पुस्तक में वो ये लिखते हैं कि ये जो तिलक था, इसने भारत में काय को बढ़ावा दिया? ये रूढ़िवाद को बढ़ावा देने वाला दक्षिणपंथी व्यक्ति था ये तिलक। अब तिलक के ऊपर ये आरोप लगाए जाते हैं कि ये प्रतिक्रियावादी था, ये रूढ़िवादी था, ये दक्षिणपंथी था। अब इसको देखते हैं कि ये सारे जो आरोप लगे हैं कि तिलक रूढ़िवादी था, समाज सुधार में उसकी कोई ज्यादा रुचि नहीं थी, और वो भारतीय समाज का स्वरूप वैसे ही बनाए रखना चाहता था जैसे पहले से ही है, इसमें दखलंदाजी स्वीकार नहीं करता था किसी भी प्रकार की। तो इसके लिए ना कई घटनाएं गिनाई जाती है। एक घटना है वो है शारदा सदन। इस शारदा सदन को अपने व्यापक रूप से थोड़े टाइम में जानने लग जाएंगे। पंडिता रमाबाई, पंडिता रमाबाई ब्रिटेन चली गई, वहां जाके और वो ईसाई बन गई, ईसाई बन गई। उसके बाद वो चली गई अमेरिका, वहां जाके उसने कुछ पैसा इकट्ठा किया कि मैं भारत में जाके ना और विधवाओं के लिए काम करूंगी। तो हाई कास्ट विधवा है, उच्च वर्गीय विधवाएं, उनका जीवन का बहुत ही खराब होता है। तो उसको पैसा मिल गया, हाई कास्ट हिंदूज ने दे दिया उसको वहां से पैसा। अब वो यहां आ गई, यहां के उसने बॉम्बे में खोला पहले, तो ये वहां चला नहीं, तो ये कहां गई? पूना मुख्य केंद्र हुआ करता था, तो ये वहां गई। वहां गई ना तो तिलक ने पंडिता रमाबाई की नाक में दम कर दिया। तिलक ने यह कहा कि देख रमाबाई, तू तो ईसाई बनी बड़ी है, तू इस शारदा सदन के चक्कर में और हिंदुओं औरतों को जो विधवा हैं उनको क्या बनाना चाहती है? ईसाई। तो ये सेवा का प्रक्रम कम है और धर्म परिवर्तन का प्रक्रम ये ज्यादा है। तो ये बड़ा कठिन हो गया था शारदा सदन चलाना। किसके लिए? क्योंकि तिलक का तो बहुत बड़ा नाम था, पंडिता रमाबाई तो उसके सामने कुछ नहीं थी। शारदा सदन। दूसरी एक घटना घटी, कौन सी? चाय की घटना। चलो इसकी ऐसे चर्चा नहीं, ऐसी शारदा सदन विवाद याद रखना, पंडिता रमाबाई वर्सेस लोकमान्य तिलक, क्योंकि दोनों विचार का पड़े। चाय की घटना अपने याद नहीं रखेंगे। ये पटेल और ये क्या गोखले पटेल और इसके साथ एक जना और था, रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे, जो खुद नर्मदलीय थे। ये किसी एक ईसाई मिस्त्री के घर, मिस्त्री वो होते हैं जो जिनका काम होता है लोगों की सेवा करना। ऐसी ईसाई मिस्त्री थी जो कलकत्ता के अंदर, ये जिसको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है ना, मदर टेरेसा, मदर टेरेसा ईसाई मिस्त्री थी। तो ये ईसाई मिस्त्री जो समाज सेवा का काम करते हैं। तो ये ईसाई मिस्त्री के घर चले गए। अगले दिन कोई फोटो छप गई होगी, कोई फोटो छप गई, तो लोगों ने कहा अच्छा, आप एक तरफ तो हिंदुत्व का झंडा उठा के रखते हैं 24 घंटे और कहते हैं कि ईसाई हैं, ये हमारे धर्म में दखलंदाजी करके और हमें धर्म परिवर्तन करा के और हिंदुओं को कमजोर कर रहे हैं, और खुद आप किसके साथ चाय पीते हैं? ईसाई मिस्री को। तब फिर तिलक ने क्या मांगा? उन दोनों ने कहा हम तो पिया है भाई, हमारी इच्छा थी। वो तो उदारवादी थे, उनको तो हमारे तो कोई फर्क है नहीं पड़ता। ये कट्टर था, तो इसके गले में आ गई बात, तब इसको माफी मांगनी पड़ी तिलक को। और तीसरी घटना एज ऑफ कंसेंट थी, एज ऑफ कंसेंट एक्ट। कंसेंट होता है सहमति लेना, कि आप जब लड़की की शादी करो ना तो एक उम्र तो होनी चाहिए उसकी, ताकि वो इस योग्य तो हो कि अपनी कंसेंट बता पाए कि मुझे शादी करनी है या नहीं करनी है। तो ये जो एक्ट आया था ये दरअसल बाल विवाह रोकने के लिए आया था, और तिलक ने इस एज ऑफ कंसेंट बिल का विरोध किया था। बाल विवाह रोकने के लिए था, इसका विरोध किया था कि अंग्रेज कौन होते हैं कि भारतीय कितनी उम्र में शादी करेंगे, इसके लिए कानून बनाने वाले। अब ये था बाल विवाह रोकने के लिए आया कानून। अब देखिए इससे मुझे याद आया एक्ट से, ये खुद तिलक है, ये 1897 से लेकर कुछ टाइम के लिए ये बॉम्बे की विधान परिषद के क्या रहे हैं, सदस्य भी रहे। अब ये इनका ये कहना था कि मैं ये जो सारे काम करता हूं वो किस लिए करता हूं?
तो इनके अपने तर्क थे। ये कहते मैं रूढ़िवादी नहीं हूं, मैं कोई बाल विवाह का, विधवाओं का, इनके समाज, इनको बिगाड़ने के पक्ष में नहीं हूं। बस इनका तर्क ये था कि एक तर्क तो ये कहते हैं कि हम ब्रिटिश नौकरशाही और प्रशासन के आगे हाथ फैलाते हैं कि आप हमारे समाज में क्या करो, सुधार करो। तो ये तो हमारा काम है। तो राजा राम हो, वो अंग्रेजों से मांग करता है कि आप सती प्रथा के खिलाफ क्या लाओ, कानून लाओ। तो इससे ना हमारा नैतिक पतन होता है, इससे हमारे अंदर हीन भावना आती है। तो वो कहता है कि हम अंग्रेजों के सामने क्यों हाथ फैलाएं, ईसाइयों के सामने क्यों हाथ फैलाएं कि आप हिंदू धर्म में आके क्या करो, सुधार करो। एक दूसरा कि जब ऐसी घटनाएं घटती है तो ये ईसाई कूद पड़ते हैं और कहते हैं तुम्हारा समाज घटिया है, और ये फिर क्या करवाते हैं, ये धर्म परिवर्तन करवाते हैं। और एक और इनका बड़ा जोरदार तर्क था कि देखिए दो काम एक साथ नहीं हो सकते। एक काम तो चल रहा है राष्ट्र मुक्ति का, और दूसरा काम चल रहा है समाज सुधार का। अब जो बाकी विचारक हैं वो ये सोच रहे हैं कि पहले क्या किया जाए, समाज सुधार, और उसके बाद हम क्या के लिए लड़ेंगे, राष्ट्र मुक्ति के लिए। ये कहते थे राष्ट्र मुक्त हो जाएगा तो समाज सुधार तो छोटा सा काम है, उसको तो कभी भी कर लिया जाएगा। तो पहले राष्ट्र को मुक्त कराओ, समाज को तो बाद में मुक्त करा लेंगे। तो तिलक ने कहा कि देखिए उदाहरण लीजिए आप आयरलैंड का। अगर कुछ लोग कहते हैं कि राष्ट्र तब तक मुक्त नहीं होगा जब तक समाज में सुधार नहीं होगा, जब तक समाज कुरीतियों में फंसा रहेगा, परंपराओं में फंसा रहेगा, तब तक रूढ़ियों में और रीति रिवाजों में फंसा रहेगा, तब तक इनके मन में भाव भी पैदा नहीं होंगे राष्ट्र मुक्ति के अंदर, कि वो तो अपने ही छुआछूत में उन कामों में उलझे हुए, औरतों को क्या कर दें, पुरुषों को क्या कर दें, परंपराओं को कैसे लागू कर दें, वो तो उलझे हुए तो उस चीज के अंदर है। तो राष्ट्र मुक्ति करवा कैसे देंगे? तो पहले समाज सुधार हो और फिर क्या हो, राष्ट्र मुक्ति। तिलक कहता था ऐसा नहीं है। अगर समाज सुधार आधार होता राष्ट्र मुक्ति का तो आयरलैंड का समाज है वो बहुत ही सुधरा हुआ है, लेकिन आज तक वो मुक्त है। वो तो अंग्रेजों का गुलाम था, बाद में तो मुक्त हो गया था, अपन चर्चा करें तब तक हुआ नहीं था वो। तो फिर आयरलैंड मुक्त क्यों नहीं हुआ? तो पहले राष्ट्र मुक्ति होगी और उसके बाद समाज सुधार होगा। तो ये उल्टे चलते थे। बाकी विचारक कहते थे पहले समाज सुधार और फिर राष्ट्र मुक्ति, ये कहते पहले देश की स्वतंत्रता और उसके बाद समाज का सुधार। तो ये कहते हैं इसको छोड़ो एक बार, ये जो समाज सुधार है इस पूरा चक्कर छोड़ दो। तो ये करके, और इनके जो सामाजिक विचार थे, शिरोल जैसे लोग इनको क्या बोलते हैं, रूढ़िवादी बोलते हैं। लेकिन इनका सोचने का तरीका और था। इनके लिए समाज बाद में था और राष्ट्र पहले था, बस यही विवाद था। अब हम तिलक के राजनीतिक विचार करें। सबसे पहले करेंगे कि तिलक का जो राष्ट्रवाद था उसके बारे में वो क्या सोचते थे। तिलक का जो राष्ट्रवाद था, हम उसके लिए कहते हैं कि एक ऐसा राष्ट्रवाद था, ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद था। लेकिन तिलक कहते थे कि अकेली संस्कृति और धर्म ही उसका आधार नहीं है। इनके राष्ट्रवाद के ऊपर वुड्रो विल्सन का भी प्रभाव था। वुड्रो विल्सन ने जो 1919 का पेरिस शांति सम्मेलन था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ था। 1918 में प्रथम विश्व युद्ध का अंत हो गया। उसके बाद इन यूरोपीय शक्तियों ने, अमेरिका ने मिल बैठकर कौन सा सम्मेलन किया, पेरिस का शांति सम्मेलन किया। और इसमें उन्होंने एक सिद्धांत दिया, राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का सिद्धांत। राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का सिद्धांत यह कहता है कि प्रत्येक देश अपने भाग्य का निर्धारण स्वयं करेगा। तो ये दो चीजों को बढ़ावा देता है राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का सिद्धांत। एक तो ये बढ़ावा देता है राष्ट्र मुक्ति को, और दूसरा ये बढ़ावा देता है लोकतंत्र को।
राष्ट्र मुक्ति का तात्पर्य है कि कोई भी देश दूसरे देश का गुलाम नहीं होगा। और दूसरा आधार है लोकतंत्र, है कि हम पे निर्णय कौन करेगा राज, ये निर्णय कौन करेगी, जनता करेगी। देखिए दोनों चीजें हैं इसमें, ये दो चीजें हटाता है, एक तो ये साम्राज्यवाद हटाता है और दूसरा ये तानाशाही हटाता है। अब फिर देखो राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का जो अधिकार है, ये दो चीजें कौन कौन सी हटा रहा है, एक देश दूसरे देश को गुलाम नहीं बनाएगा और एक व्यक्ति तानाशाही पूर्वक अपने देश के लोगों को गुलाम नहीं बनाएगा। तो आप साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद भी हटा दो और आप तानाशाही और सर्वाधिकारवाद और सत्तावाद भी हटा दो। तो ये है राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का सिद्धांत। इस सिद्धांत को पता चला तिलक को, तो तिलक ने 1919 के पेरिस अधिवेशन में अपना एक प्रस्ताव भी भेजा था कि हम भी क्या चाहते हैं, राष्ट्र आत्मनिर्णय का अधिकार चाहते हैं, हमें भी ये अधिकार दिया जाए। हम भी अंग्रेजों से मुक्ति चाहते हैं और इस देश में क्या लाना चाहते हैं, डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं। तो वुडरो विल्सन के राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के सिद्धांत से ये प्रभावित थे। इनका मूलतः तो इनका कैसा था, वो सांस्कृतिक था, राष्ट्रवाद। इसके अलावा ये कहते थे कि राष्ट्र ऐतिहासिक और भौगोलिक इकाई होने के साथ साथ कैसी इकाई है, एक मनोवैज्ञानिक इकाई है। देखिए अब इनका राष्ट्रवाद कोई, हालांकि मूल तत्व कौन सा है, सांस्कृतिक है। हम कहते हैं कि राष्ट्र एक ऐतिहासिक इकाई है। हर्डर ये कहता है, हर्डर का मैंने आपको राष्ट्रवाद कराया था, तो जर्मन राष्ट्रवाद कराया था, हर्डर जिसका पिता था। हर्डर कहता है कि राष्ट्र एक ऐसी इकाई है, सांस्कृतिक इकाई है। कुछ लोग कहते हैं कि ये राष्ट्र है, ये एक भौगोलिक इकाई है, और कुछ कहते हैं कि ये है, ये मनोवैज्ञानिक इकाई है। तो ये कहते हैं इनका सम्मिलित रूप है ये सब कुछ। ऐतिहासिक इकाई यानी आप सबका इतिहास एक है, एक जैसे आपके महापुरुष हैं, एक जैसा आपका है जो पीछे के युद्ध हैं, आप आए एक जगह से थे, आपके पूर्वज एक हैं, तो आप आपस में जुड़ाव महसूस करते हैं। दूसरा, आपकी संस्कृति क्या है, एक है, आपका रहन सहन, खान पान, भाषा वगैरह एक है, धर्म ग्रंथ एक है। तो आपका जो इतिहास एक है, या आपकी संस्कृति एक है, आपके सामाजिक रीति रिवाज एक है। तीसरा, ये कैसी इकाई है, एक मनोवैज्ञानिक। ये तो एक दूसरे की उल्टी चलती है। ये एक मनोवैज्ञानिक इकाई है, तो एक भौगोलिक इकाई है, और एक भौगोलिक इकाई है कि आप इसलिए एक है क्योंकि आप धरती के एक है टुकड़े के ऊपर रहते हैं, इसलिए आप एकता अनुभव करते हैं, क्योंकि एक निश्चित बाउंड्री के अंदर रहते हैं आप, इसलिए आप में भाईचारा है। दूसरा कहते हैं इसलिए भाईचारा नहीं है कि हम एक टुकड़े पर रहते हैं, एक धरती के टुकड़े पर तो कश्मीरी भी रहते हैं, वहां के ऊपर तो मणिपुर वाले भी रहते हैं, ये जो नागालैंड वाले भी रहते हैं, यहाँ जो ये एक टुकड़े के ऊपर तो श्रीलंका के अंदर तमिल भी रहते हैं, लेकिन वो तो फिर एक भाईचारा महसूस नहीं करते। सिंहली और तमिल कहाँ महसूस करते हैं, तो इससे नहीं बनता। ये कैसी इकाई है, एक मनोवैज्ञानिक इकाई, ये तो मस्तिष्क में रहती है। जब आप मानसिक रूप से प्रेम अनुभव करते हैं, आप रहें चाहे कहीं भी, धरती के किसी भी कोने में रहें, लेकिन आप क्या रहते हैं, आपस में जुड़ के रहते हैं, तो वो कौन सी इकाई है, मनोवैज्ञानिक। तो तिलक के अकॉर्डिंग राष्ट्र एक मनोवैज्ञानिक इकाई है, राष्ट्र एक सांस्कृतिक इकाई है, और राष्ट्र एक ऐतिहासिक इकाई है। इसके ऊपर वो ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो ये था तिलक का राष्ट्रवाद, लेकिन मेनली उनका राष्ट्रवाद कैसा है, सांस्कृतिक है। अब ये आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो इसको समझते जाएंगे कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कौन सा है।